नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज उत्तर प्रदेश के इलेक्शन कैंपेन में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ का अखिलेश यादव और जयंत चौधरी से सीधा मुकाबला देखने को मिला। योगी आदित्यनाथ 4 फरवरी को शुक्रवार को गोरखपुर से अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे और बड़ी बात है कि योगी के नामांकन के वक्त अमित शाह मौजूद रहेंगे। फिलहाल योगी पूरी ताकत से आज कैंपेन में लगे हैं। आज उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 4 पब्लिक मीटिंग्स की। आज अखिलेश यादव और जयंत चौधरी भी एक बार फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में साथ साथ नजर आए। दोनों नेताओं ने शामली में मीडिया से बात की। योगी ने कहा कि 2 लड़के फिर साथ आए हैं, लेकिन जब कैराना और मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे तब ये लड़के सो रहे थे। योगी ने कहा कि लखनऊ में बैठा लड़का जाटों की हत्या करवा रहा था, दंगाइयों को सम्मानित कर रहा था। जवाब में अखिलेश ने कहा कि चीफ मिनिस्टर को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। योगी को हार का डर है, इसलिए उनको ज्यादा गर्मी लग रही है। 10 मार्च के बाद गर्मी ठीक हो जाएगी। लेकिन योगी ने अपना करारा कैंपेन जारी रखा। कहा अब 2 लड़के साथ आए हैं तो फिर दंगाइयों को सपोर्ट कर रहे हैं, दागियों को चुनाव लड़वा रहे हैं। इस पर अखिलेश यादव ने कहा योगी के खिलाफ भी दर्जनों केस थे, योगी ने अपने केस कैसे हटवाए। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार उनकी पुरानी फाइलें खोलेगी। आज पहली बार यूपी के चुनाव मैदान में मायावती भी दिखाई दी। मायावती ने कहा कि योगी और अखिलेश दिखावे के लिए लड़ रहे हैं, लोगों को बांटकर वोट हासिल करना चाहते हैं, लेकिन इससे होगा कुछ नहीं। सरकार तो बीएसपी की बनेगी। मैं आपको आज मायावती की बात सुनाऊंगा। लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से चुनाव के मैदान में उतरे ईडी के फॉर्मर ज्वाइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह की बात सुनवाऊंगा। इस सीट से जिन मंत्री स्वाति सिंह का टिकट कटा, उनका क्या कहना है यह भी आपको बताऊंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी सीट क्यों बदली, सीट बदलने के बाद उनके सुर ढीले क्यों हुए, इसकी बात भी करेंगे। लेकिन पहले सबसे एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की जुबानी जंग। योगी ने आज बुलंदशहर और मथुरा में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी पर अब तक का सबसे जोरदार हमला किया। असल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरी लड़ाई जाट वोटर्स के इर्द गिर्द आ गई है। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी किसान आंदोलन और कृषि कानूनों की याद दिलाकर जाट समुदाय को अपनी तरफ खींचने की कोशिश में लगे हैं। तो योगी आदित्यनाथ अपनी हर रैली में पश्चिमी यूपी के लोगों को 2017 से पहले की बातें याद कराते हैं। आज योगी ने बुलंदशहर की पब्लिक मीटिंग में 2017 से पहले के दंगों की बात की, माफिया और गुंडों की याद दिलाई। योगी ने सीधे सीधे अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जोड़ी पर हमला किया। योगी ने कहा 2013 में जब मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे तो एक लड़का लखनऊ में बैठकर हत्याएं करवा रहा था, दूसरा लड़का दिल्ली में बैठकर तमाशा देख रहा था और कह रहा था कि दंगाइयों के खिलाफ ज्यादा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। यूपी के लोग वो दिन नहीं भूले। 2017 में मैं आया था तब आतंक का माहौल था, बेटियां सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं था। ये 2 लड़कों की जोड़ी 2017 में भी बनी थी, 2014 में भी बनी थी। 2017 में प्रदेश की जनता ने एक दिल्ली में रहने वाले और एक लखनऊ में रहने वाले दोनों जोड़ी को कहा था कि तुम इस लायक हो ही नहीं भाई। याद करिए, मैं आपको याद दिलाने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, 2013 में जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था और सचिन और गौरव नाम के 2 जाट युवकों की निर्मम हत्या हुई थी, लखनऊ वाला जो लड़का है ना, ये सत्ता में था और तब हत्या करवा रहा था, हत्यारों को प्रश्रय दे रहा था, दंगाइयों को लखनऊ में बुला करके उनका सम्मान कर रहा था। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो उन दंगाइयों के खिलाफ आलो आवाज उठा रहा था, उन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ, व्यापारियों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करके उन्हें जेलों के अंदर बंद किया जा रहा था। और दिल्ली वाला लड़का तमाशा बना के तब भी कहता था अरे दंगाइयों के खिलाफ ज्यादा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उनका बचाव तब भी कर रहे थे। एक बार फिर से ये लोग
अपने एक नए कवर के साथ आपके बीच में फिर आ रहे हैं। माल तो वही है, लिफाफा नया है। माल तो वही पुराना सड़ा गला माल है। जिसने असुरक्षा दी, जिसने दंगा दिया, जिसने माफिया दिए, और आज भी कहते हैं, कह रहे आने दीजिए सरकार। हमने कहा कभी नहीं हो रही, कवायद के दिन तक भी तुम्हारी जो है, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा ये सपना साकार नहीं होने वाला है, ये मान करके चल लो। लेकिन ये देख लो, 10 मार्च के बाद ये पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। योगी आदित्यनाथ आज पूरे रंग में थे। जिस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी पर हमला कर रहे थे, उस वक्त अखिलेश और जयंत शामली में एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। शामली में अखिलेश ने कहा कि योगी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को शोभा नहीं देती। अखिलेश ने कहा कि वो योगी की बात का बुरा नहीं मान रहे, क्योंकि योगी परेशान हैं, उन्हें पार्टी ने मनपसंद सीट से टिकट नहीं दिया, इसलिए वो गुस्से में है। अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन को जिस तरह समर्थन मिल रहा है, उससे वो परेशान है, इसलिए उन्हें पसीना आ रहा है, गर्मी लग रही है। चुनाव के बाद योगी की गर्मी शांत हो जाएगी। पहले दिन की ये बात नहीं है जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, और मैं तो कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन इस बात की नोटिस ले कि एक मुख्यमंत्री की भाषा ही नहीं हो सकती। और जहां तक गर्मी का सवाल है, जिस दिन गर्मी खत्म हो जाएगी उस दिन हम लोग मर जाएंगे। जितने भी हम लोग बैठे हैं, अगर गर्म खून हमारे अंदर नहीं बहे तो हम जिंदा क्या रहेंगे। लेकिन जहां तक सवाल मुख्यमंत्री जी का है, उनका एफिडेविट देखिए, कितनी धाराएं उनके ऊपर थी। भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि गलती तो नहीं करती उन्हें मुख्यमंत्री बना करके। तो ये जो मुख्यमंत्री जी के अंदर गर्मी आ रही है, वो इसलिए गर्मी आ रही है कि ये टिकट जगह जगह मांग रहे थे, इनकी मनपसंद टिकट उन्हें नहीं मिली, उन्हें वापस उन्हें घर भेज दिया गया है। प्रधानमंत्री जी ने इन्हें पैदल पैदल चलाया। जो पैदल पैदल चल रहे हैं और बेदल हैं, कभी मुख्यमंत्री से पूछिएगा उनका दल कौन सा है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि जिस तरीके से इन्हें पैदल पैदल चलाया, आने वाले समय में इनको कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए इनकी भाषा बदल गई है। और जब से गठबंधन के लोग और गठबंधन के लोगों को समर्थन मिला है, इनके चेहरे पर तोते उड़ गए। योगी ने अखिलेश पर डायरेक्ट अटैक किया, लेकिन अखिलेश यादव सीधा जवाब देने से बच रहे हैं। योगी पर हमला करने से बच रहे हैं, लेकिन योगी के हमले जारी हैं। योगी ने कहा, पहले की सरकारों में चीफ मिनिस्टर सबसे पहले अपना बंगला बनवाते थे, लेकिन बीजेपी सरकार ने 43 लाख गरीबों के घर बनवाए। योगी ने कहा, पैसा पहले भी था, लेकिन सारा पैसा समाजवादी पार्टी के इत्र वाले मित्रों की जेब में चला जाता था। इसी पैसे से मित्र पूरे परिवार को यूरोप की सैर करवाते थे। योगी ने कहा, इनका नाम समाजवादी है, लेकिन इनका काम दंगावादी है और सोच परिवारवादी है। पिछली सरकार में मुख्यमंत्री आता था, पहले अपना बंगला बनाता था। जब 2017 में पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया, तो मैंने कहा मुझे बंगले की कौन आवश्यकता है, हम तो कहीं भी रह लेंगे, लेकिन प्रदेश में हर गरीब को मकान मिलना चाहिए। 43 लाख से अधिक गरीबों को हम लोगों ने मकान दिया। लेकिन भाइयों बहनों, इससे पहले पैसा जाता कहां था? इससे पहले ये पैसा समाजवादी पार्टी के इत्र वाले मित्र के घर में जाता था, और इत्र वाले मित्र पैसे से पूरे खानदान को यूरोप का टूर कराते थे। यूरोप का पैसा जनता का, और टूर समाजवादी यूरोप में निकले हैं। कहेंगे समाजवादी, नाम समाजवादी, काम दंगावादी और सोच परिवारवादी। लेकिन अखिलेश यादव ने इन बातों का जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बताया कि उनकी सरकार के वक्त गरीबों के लिए कितने घर बने थे, गांवों के विकास के लिए क्या क्या किया गया था, रोजगार के लिए उन्होंने क्या किया था। योगी ने बार बार अपराधियों को टिकट देने पर सवाल उठाए। इसके जवाब में अखिलेश ने कहा, मुकदमे तो योगी के खिलाफ भी थे, गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज थे, लेकिन योगी ने खुद अपने केस वापस ले लिए।
और इसके बाद अखिलेश यादव ने कहा अगर कोई दरख्वास्त देगा तो योगी के पुराने केस फिर खोले जाएंगे। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर बड़े पैमाने पे धाराएं लगी थीं और डिप्टी सीएम पे भी लगी थीं। दोनों पे जितने मुकदमे थे इतने तो आईपीसी में सेक्शन नहीं बने हुए। जहां तक समीक्षा का सवाल है, मुख्यमंत्री जी पर गंभीर धाराएं हैं, अगर कोई दरखास्त देगा तो उस पर विचार किया जाएगा। इन सब बातों का योगी आदित्यनाथ पर कोई असर नहीं पड़ा। आज योगी ने अखिलेश यादव और जयंत चौधरी पर एक के बाद एक कई करारे हमले किए। योगी ने बीजेपी की सरकार और समाजवादी पार्टी की सरकार का फर्क बताया। योगी ने कहा पिछली सरकार में यहां तमंचों की फैक्ट्री चलती थी, लेकिन बीजेपी की सरकार डिफेंस कॉरिडोर बना रही है, यहां तोपें बनेगी। योगी ने कहा समाजवादी पार्टी की सरकार दंगाइयों को, भ्रष्टाचारियों को सम्मानित करती थी, लेकिन बीजेपी की सरकार ने अपराधियों को, दंगाइयों को जेल भेजा और भ्रष्टाचारियों के घरों पर बुलडोजर चलवाकर गरीबों के हक का पैसा वसूला, और ये बुलडोजर रुकेगा नहीं। पिछली सरकार तमंचे की फैक्ट्री चलाती थी और हम यहीं पे डिफेंस कॉरिडोर दे रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर, यहां जो तोप बनेगी ना, और जब भारत की सीमा पे गरजेगी तो पाकिस्तान के छक्के उसी में छूट जाएंगे। क्योंकि प्रदेश के अंदर कोई एक जनपद है जहां के सर्वाधिक नौजवान सेना में है, तो जनपद बुलंदशहर है। देखो आप अंतर समझ सकते हैं। वे तमंचा बनाते थे लूटपाट करने, राहगरी करने के लिए। हम डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं देश की रक्षा करने के लिए। और हमने कहा भी देखो विकास भी कराएंगे, लेकिन बुलडोजर रुकेगा नहीं। माफिया के ऊपर बुलडोजर चलता रहेगा। दंगाइयों के फोटो फिर से लगाएंगे चौराहे चौराहे पर, और नोटिस जाएगी कि तुमने इतने साल पहले दंगा किया था, अब बेटा समय आ गया इसकी भरपाई भी कर लो। एक तरफ विकास है और विकास के साथ साथ माफिया के खिलाफ बुलडोजर भी है। ये वही चला सकता है जिसमें दम होगा। लेकिन अखिलेश और जयंत ने क्राइम, करप्शन और दंगों के मुद्दों पर कुछ नहीं कहा। जयंत ने कहा यह सब जाटों को बांटने की चाल है, समाज को तोड़ने की कोशिश है। अखिलेश ने कहा यह चुनाव भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है। जनता नेगेटिव पॉलिटिक्स को अब सपोर्ट नहीं करेगी। ये चुनाव भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी चुनाव इसलिए मैं कहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश के किसान, नौजवान, व्यापारी, हर वर्ग के लोग नेगेटिव पॉलिटिक्स को हटाना चाहते हैं। और आपने पूरे उत्तर प्रदेश में देख लिया है, इतना आक्रोश और तिरस्कार किसी भी नेता का नहीं हुआ होगा जितना भारतीय जनता पार्टी के विधायक और उनके लोगों का हो रहा है। जहां भारतीय जनता पार्टी नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रही, नकारात्मक राजनीति कर रही है, गठबंधन भाईचारा को लेकर के आगे बढ़ेगा। मुझे खुशी है कि शामली में भाईचारा का स्तंभ बनेगा। तीनों के तीनों प्रत्याशी गठबंधन के ऐतिहासिक जीत करके जाएंगे। हम दोनों लोग, गठबंधन के लोग, एक उम्मीद के साथ जनता के बीच में आए हैं। उम्मीद और डर का चुनाव भी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग डरा करके चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैं आने वाले समय में भरोसा दिलाता हूं कि जिस तरीके से 100 नंबर जो अब 112 हो गई है, पहले तय था कि हर 8 किलोमीटर पे एक गाड़ी होगी या 12 किलोमीटर के बीच में गाड़ी होगी। अगर कानून व्यवस्था को, ठोस कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए अगर गाड़ियों को बढ़ाना भी पड़ेगा और फोर्स को बढ़ाना पड़ेगा, तो समाजवादी सरकार में फोर्स बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश में एक व्यावहारिक और सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए हमने गठबंधन बनाया है। नारा भी वही है, मुद्दे भी वही हैं। गन्ना जीतेगा, जिन्ना हारेगा। इसका मतलब साफ है। जो लोग हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जिन लोगों ने किसानों का सम्मान नहीं किया, नौजवानों को रोजगार नहीं दिला पाए, अब उनका वक्त खत्म है। जिन्ना, औरंगजेब, पाकिस्तान के मुद्दों पे जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उनको बहुत भारी शिकस्त मिलने वाली है और नौजवान और किसान की जीत होने वाली है। लेकिन योगी ने कहा कि लोग बीजेपी के साथ हैं, विकास के साथ हैं,
लोगों को पता है लाल टोपी खतरे की घंटी है, लाल टोपी राम भक्तों के खून से सनी है, इसलिए इस लाल टोपी से दूरी जरूरी है। प्रदेश की सुरक्षा के लिए भाजपा आवश्यक। ये जो लाल टोपी है ना, ये रेड अलर्ट है। हिस्ट्री सीटर और मुजफ्फरनगर के दंगों से जिन हिंदुओं का रक्त बहा था, उनके खून से रंगी हुई टोपी है। राम भक्तों के खून से सनी हुई टोपी है। इसलिए अलर्ट, लोगों को अलर्ट कर देने की आवश्यकता है। इसका मतलब दंगा, इसका मतलब पेशेवर माफिया और इसका मतलब अवसरवादिता। ये लोग कोरोना में कहीं दिखाई दिए थे? कभी नहीं। संकट में नहीं आएंगे, चुनाव के समय ही दिखाई देंगे। कैंपेन के शुरुआती दौर में अखिलेश यादव अपने काम गिनवाते थे। ये भी बताते थे अगर फिर से कुर्सी पर बैठने का मौका मिला तो वो क्या क्या करेंगे। लेकिन जब से उनका गठबंधन फाइनल हुआ है, बीजेपी छोड़कर आने वाली कई छोटी पार्टियों से उनका अलायंस हुआ है, तो उनकी ताकत इस अलायंस को बचाए रखने में लगी है। अब अखिलेश यादव का भरोसा अलायंस में शामिल पार्टियों पर काफी ज्यादा है। दूसरी बात यह कि अखिलेश क्राइम, करप्शन और दंगाइयों पर ज्यादा बात नहीं करते। इसकी वजह है कि उन्होंने और उनके अलायंस पार्टनर्स ने बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को टिकट दिए हैं जिनकी क्रिमिनल बैकग्राउंड है और दंगों में इन्वॉल्वमेंट कितनी थी ये सबको पता है। इसी वजह से योगी आदित्यनाथ को हमलावर होने का मौका मिला है। योगी आदित्यनाथ बड़ी चतुराई से दोनों तरफ की बातें करते हैं। वो समाजवादी पार्टी की सरकार की कमियां बताते हैं और अपने काम गिनवाते हैं। जब वो कहते हैं समाजवादी पार्टी की सरकार में नेताओं ने बंगले बनवाए, उसी सांस में वो बता देते हैं कि उनकी सरकार ने गरीबों के लिए 43 लाख घर बनवाए। जब वो कहते हैं कि पिछली सरकार में तमंचे बनते थे, उसी सांस में वो कहते हैं कि उनकी सरकार ने डिफेंस कॉरिडोर बनवाया जिसमें तोपें बनेगी। जब योगी ये कहते हैं कि अखिलेश यादव ने दंगाइयों का सम्मान दिया, तो ये भी याद दिला देते कि उनकी सरकार ने दंगा करने वालों को, गुंडागर्दी करने वालों को जेल में भेज दिया। योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को हिंदू विरोधी क्यों बता रहे हैं, जाटों को लेकर अटैक क्यों कर रहे हैं, इसकी वजह है असल में समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को ज्यादा टिकट दिए हैं और जाटों को कम। कई जिले तो ऐसे हैं जहां पर सभी उम्मीदवार मुसलमान हैं। मुरादाबाद की सभी 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं। कैराना और शामली में उन नेताओं को टिकट दिए जिन पर मुजफ्फरनगर के दंगों का दाग है। कैराना से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नाइज हसन तो जेल में हैं और अब ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें गठबंधन के नेता मुस्लिमों को ज्यादा टिकट देने की बात कहते दिखाई दे रहे हैं। आज बीजेपी के एमपी प्रवेश वर्मा ने जयंत चौधरी का एक वीडियो शेयर किया है। इसमें जयंत चौधरी मुस्लिम समाज के लोगों के साथ बैठे हैं और कह रहे हैं कि वो इस बार ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने की कोशिश करेंगे। आप मुसलमानों को जोड़ लो, तो हिम्मत भी नहीं पड़े। आप मुसलमानों को जोड़ लो, हिम्मत भी नहीं बढ़ा करिए। प्रयास कर रहे हैं, बहुत हलाल है, टिकट भी बहुत देंगे, अच्छे अच्छे लोगों को चैन भी देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। या फिर उन्हें ना देते हो तो हमारे चेयरमैन साहब को दो जी, देने वाले हैं। उठाने वाले आदमी के साथ चौधरी साहब, हमारी अपनी मंशा तो ये है कि आप मुस्लिम को टिकट दो, और फिर जो आप आदेश करोगे हम वो तैयार है। आपके आदेश टिकट तो मैं आप ही को सौंपूंगा। ये बहुत बड़ी मेहरबानी होगी जी आपकी। ये हमारा वादा है, हम जिता कर लाएंगे अपने कैंडिडेट जिता के। प्रवेश वर्मा ने कहा कि जयंत चौधरी खुद को जाटों का नेता कहते हैं, लेकिन अखिलेश यादव के साथ अलायंस करके उन्होंने जाटों के हितों को गिरवी रख दिया। प्रवेश वर्मा ने कहा कि 90% जाट बीजेपी के साथ हैं। प्रवेश वर्मा ने कहा अब तो इस बात का सबूत मिल गया कि जयंत चौधरी मुसलमानों के रहनुमा हो गए हैं। जो उनके रालोद के प्रत्याशी हैं वो भी रालोद के कोई कार्यकर्ता नहीं थे, वो भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वहाँ पर आके लड़ रहे हैं। तो जयंत चौधरी ना तो जाटों को टिकट देते हैं, ना जाटों के लिए मुजफ्फर दंगे में खड़े होते हैं, ना उनके परिवारों से मिलते हैं। वो केवल वहाँ के मुसलमान, वहाँ पे अपना मुसलमानों की पंचायत, वहाँ पे मुसलमानों का जो वहाँ पे कैंप लगा था उधर, वो वहाँ पर तो ज़रूर गए,
तो हमें मालूम है कि उनकी जो अंदर से वो अपना मुसलमानों के ज़्यादा पक्ष में दिखाई दे रहे हैं, जाटों के कम पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। जयंत चौधरी जी का ना तो अपना कोई अस्तित्व अभी है, ना समाजवादियों के साथ में चलकर अगर उनको कोई वोट देता है तो वो सीधा सीधा अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाता है। और अखिलेश यादव तो अपना कहीं पर भी टोपी पहन लेते हैं, जयंत चौधरी कहीं पर भी टोपी पहन लेते हैं। तो अभी समय आया है कि जनता उनको टोपी पहनाएगी। आज शामली में हमारे संवाददाता सैयद नजीर ने जयंत चौधरी से मुसलमानों को ज्यादा टिकट देने के बयान के बारे में पूछा तो जयंत ने कहा कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के हिसाब से टिकट दिए गए हैं। टिकट बंटवारे को लेकर उन्हें बीजेपी से सलाह नहीं चाहिए। अरे ये कोई उनकी कही गई बात पे मैं क्या जवाब दूं? और वो विद्वान आदमी है दिल्ली वाले, मैं क्या उनका जवाब दूं? हम देते हैं टिकट, जिसकी भागीदारी होनी चाहिए, सब वर्गों को हमने टिकट दिया। अगर आप गठबंधन के प्रत्याशियों को देखोगे, सभी जाति के लोगों को मौका मिला। लेकिन इस बात की चर्चा तो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने मुसलमानों को ज्यादा टिकट दिए। कई जगह जाट नेता प्रोटेस्ट करते नजर आए। आज अमित शाह भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थे। उन्होंने अलीगढ़ और बदायूं में कैंपेन किया। अमित शाह ने हर जगह यही कहा कि समाजवादी पार्टी पहले से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती थी, आज भी वही कर रही है। अमित शाह ने कहा कि पहले जो अपराधी समाजवादी पार्टी के नेताओं के अगल बगल दिखते थे, योगी की सरकार ने उन्हें जेल में भेजा। अगर वोटिंग के वक्त थोड़ी सी गलती हो गई तो रिजल्ट के अगले दिन ये सब फिर बाहर आ जाएंगे। अखिलेश जी, मुलायम जी मुख्यमंत्री होते थे तो साथ में कौन दिखता था? आपको तो अब याद नहीं होगा, क्योंकि बहुत समय से सारे लोग जेल में हैं। मगर मैं याद करा दूं कि आपको कराऊं, इनके साथ में देखते थे आजम खान, देखते थे उनके साथ में देखते थे अतीक अहमद, दिखते थे या नहीं दिखते थे? इनके साथ में दिखते थे ये सहारनपुर वाले इमरान भाई, दिखते थे या नहीं दिखते थे? उनके साथ में दिखते थे मुख्तार अंसारी, दिखते थे या नहीं दिखते थे? अब मैं आप सबको गारंटी लेकर कहता हूं, किसी ने 3 साल से इनको देखा है तो हाथ उठाओ जरा। देखा है क्या? देखा है क्या? जोर से बोलो, देखा है? कहां गए? कहां गए? अरे भाई गलती मत करना, कमल के निशान पर कहीं और ठप्पा लगाओगे तो काउंटिंग के दूसरे दिन फिर से बाहर आ जाएंगे। आप चाहते हो बाहर आए? आप चाहते हो बाहर आए? मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज प्रस्तापित करने का काम किया है। किसी ऐरे गहरे को आज इजाजत नहीं है आपकी भूमि छीनने की, बहन बेटियों के अब सम्मान के साथ खिलवाड़ करने की। आलिया मालिया जमालिया को छुट्टी नहीं है मित्रों, छुट्टी। ये तो बड़े बड़े नेताओं की बातें आपने सुनी, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? सच्चाई है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोटों को पोलराइज करने की कोशिश तो हो रही है। बीजेपी को कोशिश यह है कि उसका पुराना जाट वोट बैंक इंटैक्ट रहे, किसी भी कीमत पर उसमें दरार ना आए। अखिलेश और जयंत चौधरी ये समझ रहे हैं कि मुसलमान तो उन्हीं को वोट देंगे जो बीजेपी को हराने की स्थिति में होगा। और चूंकि किसान आंदोलन में हिस्सा लेने वाले ज्यादातर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट थे, इसलिए अखिलेश जैन को भरोसा है कि मुसलमानों के अलावा बीजेपी से नाराज जाटों को वोट उन्हें मिलेगा। वो समझते हैं कि जाटों के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ये मैसेज ग्राउंड लेवल तक सर्कुलेट करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने जिन मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा है वो खुलकर हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। आज ही मेरठ का एक वीडियो सामने आया है। इसमें समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार चुनाव के बाद बदला लेने की बात कह रहा है, हिंदू गर्दी को खत्म करने का दावा कर रहा है। इस वीडियो में दिखाई दे रहे जिस शख्स के हाथ में माइक है
वो मेरठ शहर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रफीक अंसारी हैं। रफीक अंसारी वैसे भी क्रिमिनल बैकग्राउंड के नेता हैं, बाहुबली हैं, उन पर गुंडागर्दी करने के कई सारे आरोप हैं। अब वो कैंपेन में भी धमकी पर उतर आए हैं। लोगों के बीच माइक पर खुलेआम चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि यूपी में पिछले 5 साल से योगी सरकार ने हिंदू गर्दी मचा रखी है, हर थाने में हिंदू गर्दी मची है, और अगर फिर से योगी सरकार आ गई तो वो मुसलमानों को दबाने की कोशिश करेगी, कुचलने की कोशिश करेगी। इसलिए अब हिंदू गर्दी को खत्म करने का वक्त है। इन 5 साल के अंदर पूरी हिंदू गर्दी मचाई उन्होंने, हर थाने में हिंदू गर्दी मचाई है। मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, अगर ये सरकार बन गई ये तो गुंडा हो जाएगा, ये तो बदमाश हो जाएगा। मेरठ के अंदर साथियों, मेरठ के अंदर दोस्तों यकीन मानिए, मेरठ का नौजवान, मेरठ का मुसलमान कभी दबा नहीं है किसी से। लेकिन साथियों, इस सरकार ने आपको दबाने का काम किया, आपको कुचलने का काम किया, आपको खत्म करने का काम किया। दोस्तों मैं कहना चाहता हूं, आने वाला दौर दोस्तों ऐसा है, ये हालात बहुत खराब है। मेरठ में हमारी संवाददाता ने रफीक अंसारी से उनके इस बयान पर सफाई मांगी। रफीक अंसारी ने वही कहा जो आमतौर पर हर नेता पकड़े जाने पर कहता है, यानी उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। ये चुनाव बुरी तरह से हार रहे हैं और ये बौखला रहे हैं, घबरा रहे हैं। तो ये सब जो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, ये वीडियो जो वायरल होके आया ध्रुवीकरण वाला की हिंदू गर्दी, और ये नहीं, सब गलत बयानी कर रहे हैं सब लोग, सब गलत बात है इनकी। मेरा पूरा जीवन है, सेकुलर जीवन मेरा गुजरा है, मैं बिना हिंदू मुसलमान के चुनाव जीतना नहीं चाहता, जीतूंगा। और जो लैंग्वेज आपकी है वो तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं, सब गलत तरीका। रफीक अंसारी का जो वीडियो मैंने आपको दिखाया उसमें कोई कट हमने नहीं लगाया है, अनएडिटेड है, जैसा है वैसा ही दिखाया। अब इसे कैसे तोड़ा मरोड़ा गया ये तो रफीक अंसारी बता सकते हैं। लेकिन इस तरह का ये अकेला वीडियो नहीं है, इस तरह के कई वीडियोस हर रोज सामने आते हैं। कहीं वो नेता खुद पर माइक पर वोटर्स को डराते हैं, धमका रहे हैं, भड़का रहे हैं, तो कहीं उम्मीदवारों के सपोर्टर ये काम करने लगे हैं। बड़ौद से आरएलडी के उम्मीदवार जयवीर तोमर की सभा का एक वीडियो आपको दिखाता हूं। जयवीर तोमर भीड़ के सामने खड़े हैं, उनका मुस्लिम सपोर्टर माइक पर कह रहा है कि ये बदले का वक्त है, 10 मार्च को पता चल जाएगा कि बदला कैसे लिया जाता है। मैं ये कहता हूं मुसलमानों, खुदा की कसम ये बदले का वक्त है, ये बदला इंशाअल्लाह जरूर हम 10 तारीख में हम बताएंगे कि बदला कैसे लिया जाता है। की जमीन से इंकलाब शुरू हुआ है। बड़ौद सीट से जयवीर तोमर के खिलाफ बीजेपी ने सिटिंग एमएलए कृष्णपाल मलिक को मैदान में उतारा है। कृष्णपाल मलिक ने कहा कि आरएलडी के कैंडिडेट माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। मेरा इसमें यह कहना कि ये माहौल बिगाड़ना, भाईचारा बिगाड़ना, ये उनका उद्देश्य है। क्या होना चाहिए इसमें, कोई कार्रवाई करनी चाहिए प्रशासन को? इसमें नहीं, नियम अपने काम करेगा, कानून अपना काम करेगा, पर मैं आम लोगों से अपील करना चाहता हूं कि वे संयम बनाए रखें, प्यार की भाषा बोलते रहें। क्या लग रहा है जो आरएलडी है वो कहीं ना कहीं मुस्लिमों का ध्रुवीकरण अपने पक्ष में करना चाहता है? इसको मैं तो ये नहीं कुछ बोलना चाहता, पर ये जरूर कहना चाहता हूँ कि भाईचारा प्राथमिकता पे होना चाहिए। नेता क्या कहते हैं, उनके सपोर्टर क्या कहते हैं, इसको अगर एक बार छोड़ भी दें तो हमारे संवाददाताओं ने उत्तर प्रदेश में जगह जगह जाकर आम मुसलमानों से बात की। आम मुसलमान ये मानते हैं कि फ्री का राशन देने में योगी सरकार ने हिंदू और मुसलमान में भेदभाव नहीं किया। न मकान देते वक्त ये सोचा कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान, ना ही बिजली और गैस के कनेक्शन देने में मुसलमानों के साथ किसी तरह का भेदभाव हुआ। अब मुसलमान ये भी मानते हैं कि अब मारपीट की घटनाएं नहीं होती, 5 साल में दंगे नहीं हुए और वो चैन से रह पाए, ये सब मानते हैं। लेकिन साथ साथ ये भी कहते हैं कि वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे, वो योगी आदित्यनाथ को सपोर्ट नहीं करेंगे, चाहे उन्होंने कुछ भी किया हो, चाहे जिस उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे हैं उसकी बैकग्राउंड क्रिमिनल हो, उस पर दंगा कराने का इल्जाम हो। लेकिन मुसलमान साफ कहते हैं कि उनका वोट समाजवादी पार्टी को ही जाएगा। समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने जिन मुस्लिम नेताओं को टिकट दिया है वो भी जानते हैं कि मुसलमानों का पूरा सपोर्ट उनके साथ है।
इसलिए वो कभी हिंदू गर्दी की बात कहते हैं तो कभी हिंदुओं को सबक सिखाने की बात करते हैं। बीजेपी के नेता भी इसका जवाब देते हैं। इसलिए लगता है कि पूरे चुनाव में हिंदू मुसलमान हो रहा है। लेकिन एक और पक्ष है, जिस तरह से समाजवादी पार्टी मुसलमानों के लिए कुछ करे या ना करे, उनके लिए मुसलमानों के वोट पक्के हैं, उसी तरह से मायावती की बीएसपी जाटव समाज के लिए कुछ करे या ना करे, उनके लिए जाटव वोट पक्के हैं। इसीलिए मायावती ने आज कहा कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी जो चाहे दावा कर ले, लेकिन सरकार तो बीएसपी की ही बनेगी। इस चुनाव में मायावती ने आगरा में आज पहली पब्लिक मीटिंग की। मायावती के निशाने पर बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी रहे। मायावती ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर मिली भगत का इल्जाम लगाया। मायावती ने भी मुजफ्फरनगर के दंगों की याद दिलाई, बीजेपी पर समाज को तोड़ने का आरोप लगाया, समाजवादी पार्टी को सिर्फ यादवों की पार्टी बताया। मायावती ने कहा वो अकेले लड़ रही हैं, पूरी ताकत से लड़ रही हैं और सरकार बनाने के लिए लड़ रही हैं। हमारी पार्टी ये चुनाव उत्तर प्रदेश की लगभग सभी विधानसभा की सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ यहां सन 2007 की तरह फिर से अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए लड़ रही है, ताकि आपको वर्तमान में भाजपा के चल रहे जातिवादी, संकीर्ण, अहंकारी व तानाशाही वाले शासन से मुक्ति मिल सके। आज मायावती की पहली रैली थी। अब तक उनके सिर्फ ट्वीट दिखते थे या फिर वो कभी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, इसलिए ऐसा लगने लगा था जैसे बीएसपी चुनाव से बाहर है, गंभीरता से लड़ नहीं रही। लेकिन आज मायावती ने कहा कि बीएसपी कार्यकर्ताओं को मनोबल गिराने के लिए तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। वो तो एक साथ से लखनऊ में रहकर बीएसपी को मजबूत करने का काम कर रही थी, अब उनकी मेहनत का असर दिखेगा। मजे की बात यह कि मायावती लखनऊ में बैठकर अपनी पार्टी को मजबूत कर रही थी, लेकिन ममता बनर्जी कोलकाता में रहकर समाजवादी पार्टी को ताकत देने का काम कर रही हैं। आज ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि वो 8 फरवरी को यूपी में अखिलेश यादव की पार्टी के लिए कैंपेन करेंगी। असल में आज कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव हुआ। ममता अकेली उम्मीदवार थी, इसलिए ममता को एक बार फिर निर्विरोध तृणमूल कांग्रेस का चेयरपर्सन चुना गया। इसी मौके पर ममता बनर्जी ने कहा अब वो अपनी पार्टी को देश के अलग अलग राज्यों में ले जाएंगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी उत्तर प्रदेश में भी अपनी उम्मीदवार उतारेगी, लेकिन लोकसभा चुनाव में वक्त है, इसलिए यूपी में ममता फिलहाल अखिलेश यादव को सपोर्ट करेंगी, उनके लिए कैंपेन भी करेंगी। यूपी में हम जा रहा हूं, हमने जा रहा है अखिलेश यादव को समर्थन देने के लिए। इसी के लिए 8 तारीख में हमारा यूपी में मीटिंग है, हमारा यूनिट है यूपी में काम कर रहा है। वो यूनिट हम लोकसभा में हम लड़ेंगे, लेकिन असेंबली में हम चाहते हैं अखिलेश यादव, उसका जो टीम है, उसको जो फ्रंट है, वो लोग आगे बढ़े, वो लोग आए। जब से ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की है, वो राष्ट्रीय राजनीति के बारे में सोच रही हैं। ममता बनर्जी अब खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर पेश कर रही हैं, विपक्ष के नेता के तौर पर खुद को प्रोजेक्ट कर रही हैं। इसीलिए ममता बनर्जी अब तृणमूल कांग्रेस को नेशनल पार्टी का दर्जा दिलाने की कोशिश में जुटी हैं। गोवा के असेंबली इलेक्शन में उम्मीदवार उतारना और लोकसभा इलेक्शन के दौरान यूपी में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े करने का ऐलान करना इसी रणनीति का हिस्सा है। अब आपको यूपी की कुछ ऐसी सीटों के बारे में बताता हूं जिनकी काफी चर्चा है। सबसे ज्यादा बात हुई लखनऊ की सरोजनी नगर सीट की। इस सीट से बीजेपी ने अपनी सिटिंग एमएलए और योगी सरकार में मंत्री स्वाति सिंह का टिकट काटकर ईडी के फॉर्मर ज्वाइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह को मैदान में उतारा है। इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि स्वाति सिंह पार्टी छोड़ सकती हैं, समाजवादी पार्टी में जा सकती हैं, लेकिन आज स्वाति सिंह ने कहा कि वो बीजेपी में थी, हैं और आखिरी दम तक बीजेपी में ही रहेंगी। मैं जिस परिवार का हिस्सा हूं, ऐसा नहीं है कि परिवार में दायित्व हर वक्त, जब मैं आई थी भारतीय जनता पार्टी में तो मैं महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी,
ये ज़रूरी तो नहीं है कि मैं परमानेंट मैं ही महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनी रहूं। पार्टी ने मुझे टिकट दिया, पार्टी ने सरोजनी नगर विधानसभा से मुझे जिताया, पार्टी ने मुझे मंत्री बनाया। तो पार्टी का जो भी निर्णय है, जब पार्टी ने महिला मोर्चा का अध्यक्ष भी बनाया था तब मैं नहीं जानती थी मैं विधायक बनूंगी, तब नहीं जानती थी मैं मंत्री बनूंगी, लेकिन पार्टी ने किया। इस निर्णय में भी पार्टी ने अच्छा सोच के ही किया होगा। झगड़े में निकल गई सीट के हाथ से? नहीं, ऐसा नहीं है कोई। मुझे लगता है कि बेकार में उन चीज़ों को इशू बनाना नहीं चाहिए। दयाशंकर जी अपनी बात रख रहे होंगे। मैं दावेदारी की बात क्या है, मैं उस विधायक थी ना वहाँ की, अभी वर्तमान में हूँ। जब तक कोई नया नहीं बनेगा तो उस क्षेत्र की जिम्मेदारी तो आज भी है मेरे ऊपर। अगर आज मेरा कोई कार्यकर्ता आएगा, आज मेरे क्षेत्र का कोई व्यक्ति आएगा, तो ये जिम्मेदारी बनती है स्वाति सिंह की सरोजनी नगर के विधायक होने के नाते कि मैं उनका काम करूं। और भविष्य में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते ये मेरी जिम्मेदारी आजीवन बनी रहेगी कि मैं मेरे पास जो भी आएगा उनका मैं काम करूं और मैं भविष्य में भी करती रहूं। मैं यहीं रहूंगी, यहीं मरूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। कहीं और से टिकट अगर यहाँ से नहीं तो अब कुछ तो मुझे लगता है संगठन के लिए आप लोग छोड़ देंगे तो अच्छा रहेगा। संगठन जो जिम्मेदारी भविष्य में देगी उस जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ करूंगी, पूरी ईमानदारी के साथ। चुनाव मैदान में उतरते ही कई बरसों आईपीएस रहे राजेश्वर सिंह आज एक मंजे हुए नेता की तरह बोले। राजेश्वर सिंह ने कहा कि पार्टी का हर नेता, हर कार्यकर्ता उनके साथ है और जनता भी ये बात अच्छी तरह जानती है कि समाजवादी पार्टी के राज में क्या क्या हुआ। इसलिए उन्हें पूरा यकीन है कि चुनाव एक तरफा है, बीजेपी ही जीतेगी। स्वाति सिंह जी पार्टी की बहुत निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। पार्टी ने जो निर्णय लिया है वो कार्यकर्ता को हमेशा मान्य होता है और वो चुनाव में सहयोग करेंगी, चुनाव लड़वाएंगी और चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। राजेश्वर सिंह नहीं जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हर कार्यकर्ता राजेश्वर सिंह है, हर कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा। अभिषेक मिश्रा आपके ओपोनेंट होंगे सरोजनी नगर से। आपको उम्मीद है कि दयाशंकर सिंह और स्वाति सिंह दोनों लोग को आपको सपोर्ट मिलेगा और यहाँ से आप उसी तरीके से जीतेंगे जैसे बीजेपी पिछले चुनाव जीती थी? उससे दुगने वोटों से हम लोग चुनाव जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी डबल वोट से जीतेगी। नहीं, अभिषेक मिश्रा बिल्कुल चुनौती नहीं पेश कर पाएंगे। उनकी पार्टी में कोई दम नहीं है। समाजवादी पार्टी बिल्कुल कोई दम नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है ये सांप्रदायिक पार्टी है जो आतंकवादियों के मुकदमे छोड़ती है, जो जिन्ना को आदर्श मानती है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहती है, जो कहती है आजम खान के लिए अखिलेश यादव जेल जाने को तैयार हैं। ये ठीक नहीं है। जो माफियाओं को सपोर्ट करती है, खनन माफिया, खाद्यान्न माफिया, भू माफिया, आपराधिक माफिया, पूरा प्रदेश जिनके राज्य में अब माफियाओं से त्राही त्राही करता है, ऐसे लोगों को कोई वोट नहीं देगा। लखनऊ की सरोजनी नगर सीट के मामले में आज अखिलेश यादव भी बोले। असल में इस सीट से स्वाति सिंह के साथ उनके पति दयाशंकर सिंह भी बीजेपी से टिकट मांग रहे थे। बीजेपी ने दोनों को टिकट नहीं दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सिर्फ समाज में ही नहीं, परिवारों में भी झगड़ा कराती है। भारतीय जनता पार्टी जिन अधिकारियों से काम लेती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिन अधिकारियों से काम लेती है उन्हें सम्मान दिया जाता है। भाई ये बताओ, पति पत्नी की टिकट क्यों काट दी? भाई ये हमसे टिकट पूछ रहे, हमने किसी को क्यों टिकट दे दी? भाई ये बताओ, जो रात भर लोगों को सोने नहीं देता, नहीं, वो बात नहीं है, झगड़े वाली बात नहीं है। जो एक व्यक्ति रात भर किसी नेता को सोने नहीं देता था, कभी किसी घर, कभी किसी घर, कभी किसी घर, और नेताओं को तोड़ता था। भाई बीजेपी के लोग बताएं, पति पत्नी को क्यों घर बैठा दिया? कम से कम दोनों की मिलाप करा दें आप। राजेश्वर सिंह का मुकाबला करने के लिए अखिलेश यादव ने अभिषेक मिश्रा को उम्मीदवार बनाया है। अभिषेक मिश्रा अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री रहे हैं, उनके काफी करीबी माने जाते हैं। वैसे अखिलेश यादव बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट पर कमेंट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने आज उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की उसे देखकर बहुत सारे लोग चौंके, क्योंकि बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पारंपरिक सीट पडरौना के बजाय फाजिल नगर से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा अखिलेश ने सिराथू से अपना दल कमेरा के अध्यक्ष कृष्णा पटेल की बेटी पल्लवी पटेल को उम्मीदवार बनाया है। सिराथू से डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के कैंडिडेट हैं। लेकिन सबसे ज्यादा सवाल स्वामी प्रसाद मौर्य की सीट बदले जाने पर पूछे गए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा वो पडरौना से भी जीतते हैं और फाजिल नगर से भी चुनाव जीतेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि वो पडरौना से डरकर नहीं भागे, बल्कि अखिलेश ने जहां से कहा वहां से चुनाव लड़ रहे हैं।
अब बीजेपी तय कर दे कि हमको कहाँ लड़ना, मैं वहाँ लड़ जाऊंगा। रही बात आरपीएन सिंह की, न पिद्दी का शोरबा, जिसको बार बार मैं पटकनी दिया हूँ, अब 3 बार मैं पटकनी जिसको दे चुका हूँ, उनके जो चेहरे लाए सब बार बुरी तरह के हारे हैं। और आरपीएन सिंह के अंदर हिम्मत नहीं है कि वो पन्नौर से प्रत्याशी बन जाएं। हम नहीं, हमारा अदना सभी कोई कार्यकर्ता वहां लड़ेगा तो आरपीएन सिंह पर भारी साबित होगा। ये पार्टी का डिसीजन था, समाजवादी पार्टी का डिसीजन, या आपका डिसीजन था कि आपको फाजिल नगर से लड़ना है, पटरौना से लड़ना है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फैसला किया है, फाजिल नगर में मुझे प्रत्याशी बनाया है, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। और अब फाजिल नगर की जनता का सेवा करने का जो उन्होंने अवसर दिया, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद भी देता हूं। अखिलेश यादव के खिलाफ एसपी सिंह बघेल आ गए हैं, तो केशव मौर्य को आप लोगों ने घेर लिया पल्लवी पटेल के जरिए। कौन सी रणनीति, कौन सा दाम? देखिए, हमारा जब प्रत्याशी आ रहा है तो चाहे उसे काट समझिए, चाहे उसे दांव समझिए, लेकिन हम एक विधानसभा जीतने के लिए लड़ रहे हैं। हर विधानसभा और भाजपा को पटकनी देंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य थोड़े परेशान नजर आए। वो अब तक पडरौना से लड़ते रहे हैं, 3 बार जीते। लोकसभा चुनाव में उन्हें इसी सीट से आरपीएन सिंह ने हराया था। अब आरपीएन सिंह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं, बीजेपी के टिकट पर मैदान में हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य आरपीएन सिंह से डरकर भाग गए। फाजिल नगर की सीट पर समीकरण के पक्ष में है। यह सीट 6 बार समाजवादी पार्टी ने जीती है, लेकिन 2 बार बीजेपी ने जीती है। इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिल नगर शिफ्ट हुए। लेकिन स्वामी प्रसाद में कुछ भी कहें, सीट बदलने के बाद उनकी आवाज में, उनके तेवरों में वो खनक नहीं है जो 2 दिन पहले तक दिख रही थी। आज एक ऐसी तस्वीर आई जो कल चर्चा का विषय बनेगी। असल में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी शामली में प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करने के बाद सड़क के रास्ते बागपत की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान शामली में राष्ट्रीय लोकदल के कैंडिडेट प्रसन्न चौधरी और अशरफ अली ने सोचा कि वो भी बड़े नेताओं के साथ दिख जाएं तो अच्छा रहेगा, चुनाव का मौका है। लेकिन जैसे ये दोनों बस की छत पर सवार हुए, सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोका, बस के नीचे उतारने की कोशिश करने लगे। जैसे अखिलेश यादव की नजर पड़ी, उन्होंने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को ऐसा करने से रोका, लेकिन तब तक तो घटना हो चुकी थी। जिस वक्त घटना हुई उस समय समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नाहिद हसन की बहन इकरा हसन अखिलेश यादव के साथ समाजवादी रथ पर मौजूद थी, लेकिन बाकी दोनों को उतारते देखा गया। राजनीतिक विरोधी इसे सोशल मीडिया पर जाट नेता के अपमान के तौर पर शेयर करने लगे। लेकिन सच्चाई है कि सुरक्षा कर्मियों को नहीं मालूम था कि कौन नेता है, कौन उम्मीदवार है। वो तो अपने काम में लगे थे। वो आरएलडी के उम्मीदवारों को नहीं पहचानते थे, इसलिए सुरक्षा कर्मियों ने बस से नीचे उतारने की कोशिश की। और जैसे अखिलेश यादव ने देखा, उन्होंने इस बात का अंदाजा लगाया कि इससे सियासी नुकसान हो सकता है और तुरंत इन कैंडिडेट्स को वापस बुलाया। अब मैं आपको दिखाता हूं राहुल गांधी ने आज पार्लियामेंट में क्या कहा। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार देश की सुरक्षा को, देश की एकता को खतरे में डाल रही है, संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद कर रही है। असल में आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। कांग्रेस की तरफ से बहस की शुरुआत राहुल गांधी ने की। उन्होंने कहा कि आज देश खतरे में है। This confused ideology, this confused understanding of the nation of India is playing havoc with this country. And I'll give you examples. The judiciary, the election commission, Pegasus, these are all instruments of destroying the voice of the Union of States. So what is happening is that a particular organization has captured the institutional framework of the country and is attacking the voice of the different states of this country. And my fear is that you will get a reaction from that voice. My fear is that this attack that you are carrying out on the institutional framework of this country is going to get a response from the Union of States. राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार हर मोर्चे पर फेल हुई है। मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में भारी गलती की है। इससे चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक हो गए हैं।
अगर इस गलती को न सुधारा गया तो देश को भारी नुकसान होगा। We have made huge strategic mistakes in Jammu and Kashmir. We have made huge strategic mistakes in our foreign policy. And if we do not correct those mistakes, what are the mistakes? I have just told you. You have brought China and Pakistan together. You have brought China and Pakistan together. You have taken the concept of two different fronts and converted it into one unified front. We are completely surrounded. The Chinese have a very clear vision of what they want to do. They are very, very clear about what they want to do. सदन के भीतर एनडीए के एमपीज ने राहुल गांधी की बात को ध्यान से सुना, इत्मीनान से सुना, लेकिन सदन के बाहर राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने जुडिशरी के बारे में राहुल के बयान को न्यायपालिका का अपमान बताया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल गांधी को पिछली कांग्रेस सरकारों की वो गलतियां याद दिलाई जो उन्होंने चीन और पाकिस्तान को लेकर की। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि कैबिनेट से पारित अध्यादेश को फाड़ने वाले राहुल गांधी लोकतंत्र पर ज्ञान न दें तो अच्छा है। राहुल गांधी स्वयं एक कंफ्यूज्ड आदमी है। ही इज ए कंफ्यूज्ड लीडर एंड जो कंफ्यूज होता है वो सहज रूप से ऐसे ही बात बोलेंगे। उन्होंने कहा भारत एक देश ही नहीं है, बार बार उन्होंने ये कहा। और जिन बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए उन्होंने बात कर रहे थे, ये उद्योगपति बीजेपी कालखंड में थोड़ी हुए हैं जी। ये राहुल गांधी अगर इनको बोलने का मौका मिल रहा है तो कांग्रेस एज ए कांग्रेस नेता वो गांधी परिवार के इसीलिए मिल रहे हैं। मोदी जी को ऐसा नहीं हुआ है। मोदी जी ने लोगों का दिल जीत के, सारे देश का लोगों का दिल जीत के, मोदी जी ने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एक प्राइम मिनिस्टर है। ये मोदी जी जहां बैठे हैं ये मेरा स्थान है, ऐसे राहुल गांधी ये गांधी परिवार वाले सोचते हैं। इसलिए इनको भयंकर अहंकार है, ये अहंकार उनसे बात करवा रहे हैं। ही हैज नो डायरेक्शन लेस स्पीच। कोई सोच नहीं था, कुछ पॉइंट लिख के आए थे, कोई बताया है उनको, ऐसे बोला है भारत एक देश ही नहीं है बोलते हैं। इतना भी अक्ल नहीं है तो पूरा उनका वो बुद्धिहीन है, इतना ही मैं बोल सकता हूं। राहुल गांधी की पूरी स्पीच देखे तो उन्होंने वही बातें दोहराई जो पिछले 7 साल से कह रहे हैं। वो कहते रहे हैं कि मोदी ने देश को कमजोर कर दिया। राहुल ने आज फिर कहा कि मोदी सरकार ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। जाहिर है इसका जवाब कई बार दिया जा चुका है। मोदी सरकार के लोग एक बार फिर से बता देंगे कि मोदी की सरकार ने गरीबों, पिछड़ों, वंचितों के लिए क्या क्या किया। मुफ्त राशन दिया, मकान बनवाए, नल से जल पहुंचाया, बिजली दी, ये बातें हो जाएंगी। लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी का यह कहना कि मोदी ने चीन और पाकिस्तान को इकट्ठा कर दिया, यह गंभीर आरोप है, लेकिन बचकानी बात है। इसका जवाब विदेश मंत्री ने आज दिया। उन्होंने बताया कि चीन और पाकिस्तान एक होना तब शुरू हुए थे जब केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी। जहां तक पाकिस्तान की ताकत का सवाल है, क्या किसी को बताने की जरूरत है कि भारत ने कैसे सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा था? क्या आज ये क्लैरिफाई करने की जरूरत है कि दुर्गम परिस्थितियों में हमारे जवान चीन की फौज के सामने डटकर खड़े हैं? मुझे लगता है चाहे जो भी विचारधारा हो, किसी को भी सीमाओं पर तैनात हमारे बहादुर जवानों को डिमोरलाइज करने का हक नहीं है। किसी को भी हमारी फौज की क्षमता, हमारी फौज की ताकत को कम करके नहीं आंकना चाहिए। एक ताजा खबर इस वक्त क्रिकेट के मैदान से आ रही है। भारत वेस्ट इंडीज वनडे मैच से पहले टीम इंडिया के 3 प्लेयर समेत कुल 8 सदस्य कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। 6 फरवरी को भारत और वेस्ट इंडीज के बीच पहला वनडे खेला जाना है। फिलहाल पूरी टीम अहमदाबाद में है। सभी खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को आइसोलेशन में रखा गया है। पता यह लगा है कि श्रेयस अय्यर, ऋतुराज गायकवाड़ और शिखर धवन की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बाकी सभी खिलाड़ियों के टेस्ट भी कराए गए हैं।
3 प्लेयर्स के अलावा टीम के कई सपोर्ट स्टाफ भी कोरोना की चपेट में है। वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।